जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपको जो है एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। आज आपको बताएंगे 1892 का जो अधिनियम था उसको बताएंगे। उसके बाद जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार। यहाँ से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे कोई एग्जाम छोटा हो या बड़ा, यहाँ से जरूर सवाल बन जाता है। तो इसको जरूर आपको पढ़ना है। भारत शासन अधिनियम 1909 मतलब मार्ले मिंटो सुधार। इसके पहले एक छोटा सा अधिनियम और था 1892 का अधिनियम, इसको थोड़ा बता देते हैं। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं, सवाल भी वैसे जो है ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक, चलिए थोड़ा देख लेते हैं 1892 का अधिनियम। ठीक, 1892 का अधिनियम, इसमें क्या था जो है वित्तीय मुद्दों पर मतदान देने का अधिकार दिया गया। इसमें जो है वित्तीय मुद्दों पर मतदान देने का अधिकार। ठीक, वित्तीय मुद्दों पर मतदान देने का अधिकार दिया गया है। और विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने। 1892 के अधिनियम में विधान परिषद के सदस्यों को, जो विधान परिषद के सदस्य थे, उनको बजट पर बहस करने विधान विधान परिषद के सदस्य को, ठीक, बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। ठीक, और उसके बाद जो विधान परिषद में राज्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया। यहाँ पे जो है विधान परिषद में राज्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन को भी स्वीकार किया गया। ठीक, चलिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। चलिए इसके बाद देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक, भारत परिषद अधिनियम 1909। चलिए इसमें पहला देखते हैं, पहला क्या है। इसमें पहला ये है कि जैसे विधान परिषद में सदस्यों को प्रश्न पूछने का तो अधिकार दिया गया था, बजट के संबंध में अपनी राय देने का भी अधिकार दिया गया। ठीक, विधान परिषद में सदस्य को प्रश्न पूछने और बजट के संबंध में, ठीक, बजट के संबंध में अपनी राय देने का अधिकार, ठीक, अपनी राय देने का अधिकार दिया गया। मतलब बजट पर प्रश्न पूछने और बजट के संबंध में अपनी राय देने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद के जो सदस्य थे उनको मतलब पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं और बजट पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और देखिए दूसरा पॉइंट यह है कि पहली बार वायसराय की परिषद में किसी भारतीय को सम्मिलित किए जाने का निर्णय भी दिया गया। पहली बार वायसराय की परिषद मतलब कार्यपालिका में, ठीक, कार्यपालिका में क्या किया गया, भारतीयों को सम्मिलित किए जाने का भी निर्णय लिया गया कि भारतीयों को भी कार्यपालिका में सम्मिलित किया जाए। भारतीयों को भारतीयों को भी शामिल करने का निर्णय लिया जाए कि भारतीय भी जो कार्यपालिका में भाग लें, उन्हें भी सम्मिलित किया जाए। और यह जो है महत्वपूर्ण प्रावधान, यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि
विधायिका में भारतीयों को सम्मिलित करने का निर्णय सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। 1861 के अधिनियम द्वारा 1861 के अधिनियम द्वारा विधायिका में भारतीयों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। विधायिका में भारतीयों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। और आखिरी पॉइंट है, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की जाती है। इससे पहले देख लीजिए 1909 के अधिनियम द्वारा कार्यपालिका में भारतीयों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यहाँ पे हमने बताया है कार्यपालिका में भारतीयों को सम्मिलित, लेकिन इसके पहले 1861 के अधिनियम ने विधायिका में सम्मिलित किया गया था। लेकिन यहाँ जो कार्यपालिका में भी 1861 के अधिनियम में विधायिका में शामिल किया गया भारतीयों को, और 1909 के अधिनियम में कार्यपालिका में शामिल किया गया भारतीयों को। यह दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए इसके बाद बताते हैं मुस्लिमों के लिए, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक मुस्लिमों के लिए भारत परिषद अधिनियम 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई, ठीक। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई मुस्लिमों के लिए। अब यह सांप्रदायिक निर्वाचन क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, नहीं तो जो है इसे पढ़ के निकल जाओगे, कोई जो है मतलब नहीं निकलेगा। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब समझ रहे हैं, इसके अंतर्गत जो है मुसलमान हो गए हैं, ठीक। मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ठीक, और दलित हो गए। दलित ये सब जो पिछड़ी जाति हैं, भारतीय ईसाइयों को जो है रखा गया। दलित, पिछड़ी जाति, भारतीय ईसाइयों, ठीक, मुसलमान, सिख, दलित, पिछड़ी जाति, भारतीय ईसाई, इन सबको जो है रखा गया, ठीक। इसमें आंग्ल भारतीय, ये सभी जो है आंग्ल भारतीय। और उसके बाद अल्पसंख्यकों के लिए जो अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ठीक। अल्पसंख्यकों के लिए जो है अलग निर्वाचन की, सांप्रदायिक निर्वाचन में इनको शामिल किया गया, जैसे मुसलमान, सिख, दलित, पिछड़ी जाति, भारतीय ईसाई, इन लोगों को। और जो है अल्पसंख्यक के लिए जो है अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई अल्पसंख्यकों के लिए। और दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए भी अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया, दलितों को, ठीक। दलितों को हिंदुओं से अलग रखा गया और उनको जो है अलग निर्वाचन तथा और अलग अधिकार दिया गया उनको। और स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए। सबसे मेन पॉइंट यह भी है, सांप्रदायिक निर्वाचन में स्त्रियों को कुछ स्थान आरक्षित किए गए, ठीक। कुछ स्थान जो है आरक्षित किए गए स्त्रियों के लिए भी। यह तो हो गया आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक, जो कि अच्छे से समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है। इसमें एक चीज और देख लीजिए, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब जो है किसी क्षेत्र के लिए, ठीक, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र के लिए मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ा होगा और उसे केवल मुस्लिम मतदाता ही मत देंगे। जो यह है सांप्रदायिक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए, इसमें केवल जो है मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ा होगा और उसे केवल मुस्लिम मतदाता ही मत देंगे। और इंग्लैंड में स्थित जो भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था बनाई गई इसमें।
1909 के भारत परिषद अधिनियम में इंग्लैंड में जो भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को भी वहां नियुक्त करने की व्यवस्था बनाई गई। ये इसमें भी सुधार किया गया। 1909 में सुधार करके जो है ये व्यवस्था बनाया गया। इसके बाद चलिए दोस्तों बताएंगे अगले वीडियो में 1909 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। ठीक, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसे जो है एक पॉइंट छोड़ दिया, इसे जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसको भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सवाल पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1919 का भारत परिषद अधिनियम मतलब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के साथ। ठीक।